नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सही चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है अकबर। अकबर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने हुमायूं के बारे में और शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है अकबर। अकबर किसका पुत्र था? तो हुमायूं का पुत्र था। और अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। ये चीज़ बेसिक है, ये आपको याद रखना है कि क्रम क्या है शासकों का, और शासकों के क्रम में मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि जो ये टॉपिक है ये 2 पार्ट में बनेगा। इसलिए इस टॉपिक के साथ साथ जितना महत्वपूर्ण ये टॉपिक होगा, ये वीडियो होगा, उतना ही महत्वपूर्ण दूसरा वीडियो भी होगा। इसीलिए मैं आपको ये पहले ही बता दे रहा हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि अकबर से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको एक वीडियो बनाना संभव नहीं है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाना है मेरे को, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो किन किन बिंदुओं को लेकर होगा ये मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है दूसरी वीडियो के लिए। देखेंगे तो वो है, हमारा टॉपिक है दक्षिण की विजय। दक्षिण की विजय जो अकबर से संबंधित है, दक्षिण में विजय जो इन्होंने किया उससे संबंधित जो जानकारियाँ होंगी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आता है यहाँ से भी। दूसरा बिंदु हमारा है अकबर के समय विद्रोह। किन किन लोगों ने विद्रोह किया अकबर के समय में? विद्रोह, ये भी है इम्पोर्टेंट। तीसरा बिंदु है अकबर की राजपूताना नीति, ठीक है। तो जो राजपूतों के लेकर जो अकबर की नीति थी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद चौथी अकबर की धार्मिक नीति। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण बिंदु है ये अकबर से संबंधित। एक तो दक्षिण विजय और अकबर के समय विद्रोह। तीसरा बिंदु अकबर की राजपूताना नीति, मतलब कि राजपूतों को लेकर क्या नीति थी इनकी। और चौथा अकबर की धार्मिक नीति। हल्का से मैं आपको बता दूं कि जो अकबर की राजपूताना नीति थी वो दमन और समझौते की नीति थी। इसी को हम डिस्क्राइब करेंगे किस प्रकार से कौन कौन से साम्राज्य को, कौन कौन से क्षेत्रों को इस नीति के तहत अकबर ने अपने साम्राज्य में शामिल किया। अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं या महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ इसीलिए, जिससे कि आपके अंदर वो उत्सुकता बनी रहे दूसरी वीडियो के लिए भी कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बताऊँगा उस वीडियो में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक अकबर। तो जैसा कि मैंने बताया कि अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। हालांकि अकबर का जो शुरुआती जीवन जो था वो संरक्षण में बीता। और संरक्षण किन किन लोगों ने दिया? तो अस्करी और बैरम खां के संरक्षण में इसने अपना जीवन व्यतीत किया। जो बचपन था उसका वो किसके संरक्षण में रहा, ये महत्वपूर्ण है। तो शुरुआती जो जीवन था वो अस्करी के संरक्षण में, और जो बाद का कुछ समय था वो था बैरम खां के संरक्षण में। तो ये 2 नाम आपको दिमाग में अंदर रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे जन्म इनका कहाँ हुआ था। तो जन्म देख लेते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अमरकोट में इनका जन्म हुआ था। और इसको अमरकोट, तो ये आपके परीक्षा का प्रश्न है इतना कि अमरकोट में इनका जन्म हुआ था। लेकिन और क्या क्षेत्र था और देख लेंगे यहाँ पर, राणा बीरसाल के महल में। राणा बीरसाल के महल में, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जन्म कहाँ हुआ था ये महत्वपूर्ण है कि अमरकोट में इनका जन्म हुआ था, ये महत्वपूर्ण है। सन क्या था ये भी महत्वपूर्ण है, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी, 1542 आपको दिमाग के अंदर रखना है। तो यहाँ पर पहला बिंदु अमरकोट, दूसरा 15 अक्टूबर 1542। 1542 आपको याद रखना है कि इनका यह है जन्म सन, आपको याद रखना है, ठीक है। शुरुआती जो जीवन थी जैसा कि मैंने बताया आपको कि अस्करी और बैरम खां के संरक्षण में व्यतीत किया। यहाँ पर अकबर के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब हुमायूं का युद्ध, हुमायूं जब लड़ रहा था कामरान से लड़ रहा था, कामरान इसका भाई था, ठीक है। किस चीज़ को लेकर? कांधार को लेकर। बहुत महत्वपूर्ण है, किस चीज़ को लेकर? कांधार को लेकर। उसी समय कामरान ने अकबर को अपने किले से लटका दिया था।
हालांकि ये इसका सौभाग्य था अकबर का कि वो बच जाता है। ठीक है, तो हुमायूं का युद्ध कामरान से कांधार को लेकर हो रहा था है? और उस समय कामरान ने ईर्ष्यावश अकबर को क्या कर दिया था, किले से लटका दिया था, और लेकिन वह सौभाग्य से बच जाता है और यहीं से इसका आगे का भविष्य तय होता है। ठीक है, फिर देखेंगे कि अकबर ने अपने मतलब जब बैरम खां के संरक्षण में था, स्टार्टिंग टाइम में जैसे कि मैंने बताया कि अस्करी बैरम खां, तो बैरम खां के संरक्षण में था, लेकिन चूंकि अकबर जो था वो दिल्ली पर शासन करने वाला था, इसीलिए हम लोग ये पढ़ते हैं कि जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी शुरुआत में वो अकबर के नाम से ही लड़ी गई। हालांकि उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, बैरम खां कर रहा था। तो दिमाग में बैरम खां भी रखिएगा, अकबर को भी रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि शुरुआत में जो सूबेदारी दी गई थी अकबर को, वो कहाँ की दी गई थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है गजनी और लाहौर की, गजनी और लाहौर की सूबेदारी थी। अक्सर जो परीक्षा का प्रश्न होता है वो गजनी को लेके आता है कि सूबेदारी किसकी प्राप्त थी, गजनी की। सिर्फ इतना ही प्रश्न पूछा गया अब तक, तो आपको, लेकिन आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, गजनी और लाहौर दोनों की सूबेदारी अकबर के पास थी। जो पहला आक्रमण होता है, पहला अटैक जो करता है, पहली बार किसी शासक को जब पराजित करता है, वो शासक कौन था, तो वो पंजाब का शासक था। और कहाँ का था, उसका नाम क्या था, सिकंदर सूर। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिकंदर सूर पंजाब का शासक था। इसको प्रथम बार अकबर ने पराजित किया, मगर नेतृत्व कौन कर रहा था, बैरम खां। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के बाद अकबर का राज्याभिषेक होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, राज्याभिषेक के बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। राज्याभिषेक कहाँ होता है, ये पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर होता है। पंजाब के, या देखेंगे, पंजाब के कालानौर, पंजाब के पूरा नाम याद देखेंगे, पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, अब पंजाब में कालानौर नामक स्थान है, यहाँ पर क्या चीज़ है, वो जगह कहाँ है, वो महल, कोई महल था, तो वो उसका नाम क्या था, तो यहाँ रखेंगे गुरुदासपुर जिला था। यहाँ पर गुरुदासपुर जिला, ये परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा था, लेकिन कालानौर पूछा जाता है कि कहाँ पर इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो पंजाब के कालानौर, अब देख रहे हैं यहाँ पर पंजाब पहला जो अटैक करता है, पहले शासक को जो पराजित करता है वो सिकंदर सूर होता है। कहाँ, पंजाब का। तो पंजाब में ही क्या होता है, राज्याभिषेक होता है, किसका, अकबर का। ठीक है, कब होता है, उस सन भी याद रखेंगे, 1556 में राज्याभिषेक होता है, और 1556 से 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में यह शासन करता है अकबर, बैरम खां के संरक्षण में। और इसी समय 1556 में, जो कि संरक्षण था, तो 1556 में ही अकबर ने बैरम खां को वकील नियुक्त किया, अपना वकील नियुक्त किया। ठीक है, और उपाधि दी खान ए खाना की। महत्वपूर्ण, खान ए खाना की उपाधि किसकी थी, तो बैरम खां की। किसने दी, अकबर ने। किसको दी, बैरम खां को। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट, कब, जब 1556 में अकबर का राज्याभिषेक होता है कालानौर नामक स्थान पर। ठीक, कहाँ के, पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर। इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया शुरुआती समय। ठीक है, अकबर का शुरुआती समय जो था ये काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ, आपको उम्मीद करता हूँ याद भी हो गया होगा। अब हम देखते हैं पानीपत के युद्ध की हम चर्चा कर लेते हैं। जब अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पानीपत का सेकेंड युद्ध था ये, पानीपत का सेकेंड युद्ध। प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, ये मैं बता चुका हूँ, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ। और इसी युद्ध के दौरान दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और लोदी वंश का भी अंत हो जाता है। तो यहाँ पर पानीपत का हम सेकेंड युद्ध पढ़ने जा रहे हैं, वो प्रथम युद्ध था। तो पानीपत का सेकेंड युद्ध लड़ा जाता है 5 नवंबर 1556 में। 5 नवंबर 1556 में युद्ध लड़ा जाता है। किसके बीच लड़ा जाता है, अकबर और हेमू के मध्य लड़ा जाता है।
ठीक है, तो अकबर जीत जाता है और हेमू हार जाता है यहाँ पर। तो किसके मध्य लड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट है, अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट युद्ध होता है तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध, तिलवाड़ा का युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, ये किसके बीच में लड़ा जाता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध था। बैरम खां जो कि इसका संरक्षक था और अकबर के मध्य लड़ा जाता है। इसी के बाद बैरम खां मक्का के लिए रवाना हो जाता है और रास्ते में ही एक अफगानी नेता था जिसका नाम था मुबारक खां। मुबारक खां, याद रखेंगे, मुबारक अफगानी नेता। ठीक है, मुबारक खां जो था, इसने बैरम खां की रास्ते में हत्या कर दी। तो उसका नाम क्या था जिसने बैरम खां की हत्या की थी, उसका नाम था मुबारक खां, अफगानी नेता था। मक्का की तरफ जब जा रहा था ये, रास्ते में ही बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से अब देखते हैं अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल 1560 से 62 की हम बात कर लें, सिर्फ 1560 से 62 की। अब देखिए, आप यहाँ सोच रहे होंगे 1560 से 62 तक की बात क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि 1556 से लेके 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने शासन किया। उसके बाद बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। तो इस बीच 1560 के बाद से 2 वर्षों तक किसने शासन किया, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव शासन सत्ता पे किसका रहा, तो किसका रहा, अकबर की धाय माँ महामनगा। याद रखेंगे महामनगा। और कौन कौन शामिल था, महामनगा, आदम खां पुत्र था महामनगा का, और पुत्री थी जीजी अनगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शासन था उसमें देखेंगे महाम अनगा का महत्वपूर्ण रोल था। ठीक है, उसके बाद आदम खां और जीजी अनगा आते हैं। इसीलिए इस शासन को पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी जाती है। तो देखेंगे पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी जाती है। तो नाम किसका है, ये दिमाग के अंदर आपको रखना है, महामनगा, आदम खां और जीजी अनगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अकबर ने पहली बार, अब 1562 के बाद हम आगे बढ़ेंगे, पहली बार अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किस तरफ, मतलब किस क्षेत्र में अटैक किया। ठीक है, तो ये देखेंगे किस क्षेत्र को जीता। तो देखेंगे सबसे पहला अटैक अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 1561 में इसने लड़ा। ठीक है, 1561 में मालवा के शासक को हराया। ध्यान देंगे मालवा, अब यहाँ पर आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कौन से क्षेत्र पर इसने अपना अधिकार नहीं किया, ये किस क्षेत्र के शासक को इसने पराजित नहीं किया। तो देखेंगे मालवा के शासक को इसने पराजित किया, मतलब कि मालवा पर अधिकार किया। और मालवा के शासक का नाम था बाज बहादुर। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1561, फिर से 1561 में फिर से, और 1561 में ही चुनार के किले को जीत लेता है। ये चुनार के किले को जीत लिया इसने। फिर आते हैं 1564 में गोंडवाना को जीत लेता है। ये गोंडवाना पर अटैक करता है, उसको जीत लेता है। और गोंडवाना में क्षेत्र होता है गढ़कटंगा नामक क्षेत्र को ये जीत लेता है। फिर उसके बाद आते हैं 1562 में, फिर से एक बार फिर से 1562 में चले जाते हैं हम लोग। यहाँ पर इसने आमेर के शासक, अब यहाँ पर देखेंगे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में राजपूताना नीति के बारे में पढ़ने जा रहे होंगे तो आमेर का जिक्र वहाँ पर होगा। ठीक है, तो आमेर के शासक कौन थे उस समय, भारमल। तो भारमल पहले शासक थे आमेर के, ठीक है, जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। ठीक है, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखेंगे
1567 की बात कर लेते हैं। 1567 में चित्तौड़ का किला विजित करते हैं। चित्तौड़ का किला बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे मध्य राजस्थान का द्वार भी कहा जाता था। चित्तौड़ किला मध्य राजस्थान का द्वार कहा जाता था। किसे? तो ये भी एक याद रखिएगा, कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चित्तौड़ को जीतते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसी विजय के बाद 1567 के विजय के बाद चित्तौड़ किले को जीतने के बाद ही अकबर ने फतेहनामा जारी किया। फतेहनामा जारी किया, ठीक है, फतेहनामा जारी किया। और फिर आते हैं 1572, बहुत ही महत्वपूर्ण। 1572 में गुजरात विजित किया। गुजरात विजित किया और गुजरात विजित किया गया। जब गुजरात विजित किया और इसी समय गुजरात विजय के दौरान ही अकबर ने समुद्र के दर्शन किए। मतलब समुद्र का दर्शन सब प्रथम बार कब किया? जब गुजरात को विजित किया। और इसी समय इनकी मुलाकात पुर्तगालियों से भी होती है। किस समय? इसी समय। तो पुर्तगालियों से और समुद्र के दर्शन किस समय किया? तो गुजरात विजय के दौरान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चित्तौड़ की विजय 1567 में, ये सन याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई। अब देखते हैं कि इसी युद्ध के क्रम में ही प्रथम बार किसी भारतीय शासक के द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भारतीय शासक के द्वारा काबुल और कांधार, बहुत महत्वपूर्ण है, काबुल और कांधार को विजित किया गया। अब दो नाम काफी महत्वपूर्ण है। जब भारत पे कोई शासक शासन कर रहा हो, उस समय किसी भी शासक ने काबुल और कांधार को विजित नहीं किया था। अकबर ने प्रथम बार भारत पर शासन करते हुए काबुल और कांधार को विजित किया, ठीक है। तो किसी भारतीय शासक द्वारा, वो कौन सा भारतीय शासक है जिसने काबुल और कांधार को विजित किया? तो वो था अकबर, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने, काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर था, ठीक है। और काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इधर उधर की चीज़ें, टू द पॉइंट चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद के जो मैंने 4 सेक्शन बताया वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, उसमें विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अकबर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप समझ लीजिए मुगल सल्तनत का 50% हिस्सा, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 50% हिस्सा मुगलिया सल्तनत का कंप्लीट कर लेते हैं। मुगल सल्तनत की बात कर रहा हूँ मैं, मिडिल हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मुगल सल्तनत का 50% हिस्सा आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। तो अकबर को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए दूसरा वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग। इसी के साथ वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।